अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से एक मुलाकात से। वो आज मौजूदा हालात के पेश नज़र बनफ़्से नफीस हमारे शो में तशरीफ़ नहीं लाए, इसलिए ऑनलाइन उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम जुनैद मियाँ, आप बखूबी जानते हैं कि हम तो दस्त बस्ता आपके पास हाजिर होते हैं। मोहब्बत आपकी सर। लेकिन आज देखिए, आज हमने टेलीविजन से बात करना इसलिए मुनासिब समझा कि हम अपनी आवाम को ये बता सके, एजुकेट कर सके कि आइसोलेशन में ज्यादा से ज्यादा रहा जाए। देखिए, हम तो सीना तान के अल्लाह के फजल से बाहर निकल के अपनी आवाम की, अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मगर इस शो में टेलीविजन की स्क्रीन पे बैठ के बात करना सिर्फ इस बात की गवाही करता है कि आइसोलेशन में रहना चाहिए। हाय हाय हाय। अब हम खास तौर पे आपके दानिश्वर गौरी साहब के लिए ये वजाहत करनी चाहते हैं कि आइसोलेशन तन्हाई को कहते हैं। दिले वीरां है तेरी याद है, आइसोलेशन है, आइसोलेशन है। शाह जी तुसी गल ते कर ली है लेकिन गाना खराब करता तुसीं। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त बनी नौ इंसान जिस पेचीदा सूरत हाल से दो चार है जी, ऐसी सूरत हाल से पहले कभी भी दो चार नहीं हुआ। वसाइल होने के बावजूद जिस तरह लाचार है, इस तरह कभी लाचार नहीं हुआ। घर बैठ बैठ के जिस तरह बेजार है, इस तरह कभी बेजार नहीं हुआ। जिस कदर खौफ सर पे सवार है, इस तरह कभी सवार नहीं हुआ। जिस शिद्दत से गर्मी का इंतजार है, इस तरह कभी इंतजार नहीं हुआ। और अहलिया के हाथों जिस तरह इंसान खार है, इस तरह कभी खार नहीं हुआ। क्योंकि किचन में बर्तनों का जितना अंबार है, इतना अंबार कभी नहीं हुआ। और फिर सोमवार मंगल बुध को भी महसूस होती इतवार है, इस तरह कभी इतवार नहीं हुआ। और गोगे का जितना पार है, इतना किसी इंसान का पार नहीं हुआ। और थैले के ऊपर जितना हुदार है, इतना किसी इंसान के ऊपर हदार नहीं हुआ। और गोगा अंदर से जितना आवाजार है, इतना कोई इंसान आवाजार नहीं हुआ। भाई, आप फिर आइसोलेशन में तशरीफ ले आइए, मैं आपके शो में आ जाता हूँ। नहीं फरमाइए, हम आपको सुनने के लिए हमतन गोश है। खुदा रा संजीदगी इख्तियार कीजिए। इस वक्त जैसे तदब्बुर, मामला फहमी और फरासत की जरूरत है, इसका हल सिर्फ आपके खादिम शाह महमूद कुरैशी के पास है। शाह जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वबा ने तो समाजी मंजरनामा ही सारा बदल दिया है। हम तो घरों में बैठे हाथ ही धोई जा रहे हैं। आप साथ मुंह भी धोएं, शायद आपका अपना मंजरनामा भी बदल जाए। शाह जी हमें कह रहे हैं सीरियस हो जाए, आप बड़ी बड़ी जुगतें कर रहे हैं। ये जुगत नहीं, वल्लाह ये जुगत नहीं, ये आपके साथ मोहब्बत है, आपके साथ प्यार है कि आपको ये कीमती मशवरा दे रहा। अच्छा शाह जी, बात छोड़े, ये फरमाएं कि इस वबा और मूजी मर्ज के दौरान आपकी सफारतकारी कैसी रही, इस पर जरा रोशनी डालें। बहुत खूब। ये जो हर चंद घंटे के बाद चाइना के जहाज पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं, उसमें आपको हमारी सफारतकारी नजर नहीं आ रही? वो असली जहाज है, वो कागज के वो जहाज नहीं है जिनकी पूंछ पे फूंक मार के उड़ाया जाता है। नहीं शाह जी, जहाज तो असली आए हैं, लेकिन इनमें आया क्या है? इन्हां विच चाबियां ले खडौने आए ने, इन्हां विच ढोल वजाने वाला बांदर आया है, इन्हां विच 3310 दे चार्जर आए ने, इन्हां विच गाने सुनने वाली टूटियां आईयां ने, इन्हां विच लाइटां बालन वाले जॉगर आए ने। हद हो गई है। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप हस्बे हाल के दानिश्वर हैं, आपको तो ये सवाल जेब ही नहीं देता। शाह जी माइंड क्यों कर गए? आप जरा तफसील बता देना कि क्या है। भाई, इसमें वेंटिलेटर आए, इसमें मास्क आए, इसमें सैनिटाइजर आया है, तिब्बी अमले के लिए किट्स आई,
वो अद्वियात आई है जिनको इस्तेमाल करके चाइना वाले इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकले हैं। अब वो सारा सामान उठा के अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पे तशरीफ लाए हैं। और यहां सबसे अहम बात, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि ये सारा सामान चाइना वालों ने पाकिस्तान को हमारे कहने पे मुफ्त दिया है। क्या बात शाहजी, ये आपने क्या बात कर दी है? बेटी, ये बड़ी अहम बात है। दौर तो देखें कौन सा गुजर रहा है। आजकल तो कोई दूसरे नो अपना चार्जर नहीं देंगे। उन्होंने तो साथ डॉक्टर भी दिए। और यकीन मानिए, हमने खुद अपनी इन आंखों से देखा है, जितने भी डॉक्टर चाइना से तशरीफ लाए हैं उनमें से एक भी पीना नहीं। शाहजी, कुछ जहाज में फल फ्रूट नहीं है? हाँ, आपके लिए मिठे जहर खरबूजे आए, भेजूं आपको। इस वक्त हालात इतने दिगरगू हैं और आपको खाने पीने की पड़ी हुई है। अब अद्वियात और मेडिसिन के आलात तो मरीजों तक पहुंचने दीजिए, खाने पीने का क्या है? वो तो आप किसी भी खेत में घुस के चटाला चर सकते हैं। अच्छा शाह जी, आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कि आप आइसोलेशन में थे, लेकिन जो ही चाइना से जहाज आए हैं आप फौरन तस्वीर बनवाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच गए। जुनैद भैया, कह दीजिए हमारे मुखालिफिन से कि चाइना वाले सामान डॉक्टर तो लेके आए थे, साथ पल्लेदार नहीं लाए थे। सामान सारा पाकिस्तानी पल्लेदारों ने उतारा है। और आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी पल्लेदार किस तरह सामान को जहाज से उतार के फेंकते हैं। अगर शाह महमूद वहां उनके सर पे ना खड़े होते तो कोई ना कोई वेंटिलेटर टूट सकता था, मास्क नीचे गिर के गंदे हो सकते थे, सैनिटाइजर चोरी हो सकता था। इसलिए मैंने पल्लेदारों के सर पे खड़े होकर सारा माल अपनी आंखों के सामने उतरवाया। और फिर शाह महमूद को वहां जाना इसलिए भी बहुत जरूरी था कि सामान के ऊपर चाइना की हुकूमत ने लिखा हुआ था, पहुंचों को चुपो पो पो पो। इसका क्या मतलब है जी? सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को मिले। ये क्या बात हुई? जिस तरह पुराने वक्तों में पार्सल के ऊपर लिखा होता था, सिर्फ हाजी अब्दुल कुद्दूस को मिले। मनी ऑर्डर आता था, ये 150 रुपया है, ये गौरी साहब को मिले। गौरी साहब को ना मिले, गौरी साहब खुद काट के लिख लेते थे गौरी को मिले। अच्छा शाह जी, और लाइटर नोट ये बताएं कि आइसोलेशन में आजकल तो मसरूफियात क्या है? जुनैद मियां, महमूद कभी फारिग नहीं बैठता, हमेशा मैदान अमल में सरगर्दां रहता है। दगड़ 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 दगड़। शाह जी, बाकी प्रोग्राम दगड़ दगड़ जिन्हें लगा देना, खाली टाइम है। हम आपको बताए देते हैं कि हमने आइसोलेशन में, करंटीना में क्या किया है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हम उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले। जब हमने ये लफ्ज अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा सुना, करंटीना, तो हमारे जहन में फौरन आया पुदीना। तो फिर हमने फौरी तौर पे आधा किलो पुदीना मंगवा के उसकी चटनी तैयार करके मर्तबान में डाल दी। शाह जी, ये चटनी के नाल कीमे वाले पराठे बनाए थे, ऐसी भी आ जाइए। हमने सिर्फ चटनी बनाई है, कीमे वाले पराठे अपने ले आइएगा। जुनैद मियां, हमने 1 किलो लहसुन छील के आपकी भाभी को पेश किया। और इसे सिर्फ लहसुन छीलना ही ना समझिए, इसमें हमने एक इनोवेशन भी दी। इनोवेशन इन आइसोलेशन। वाह जी हाँ, हमने नहीं, लहसुन छीलने में इनोवेशन। हमने अपने तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा करके बताया कि आप लोग सारी जिंदगी से गलत लहसुन छील रहे हैं। हमने अल्लाह के फजल से जिंदगी में पहली मर्तबा लहसुन छीला है। और हमने ये उसमें ढूंढ निकाला है कि इस लहसुन की तुरिया को सर से छीलने से
ज्यादा लहसुन खराब होता है। अच्छा। इसे हमेशा पूंछ की तरफ से छीलना शुरू करें। अच्छा, इससे एक तो लहसुन जाया नहीं होता और दूसरा तुरिया को पता भी नहीं चलता कि हम छीली जा चुकी है। जी ये क्या बात कर रहे हैं आप? जुनैद मियां, फी जमाना किसी को छीलना आसान काम नहीं है। और फिर आइसोलेशन में रह के हमने जो अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम की बचत के लिए, इस कौम की बचत के लिए जो कारनामा सर अंजाम दिया है, वो भी पेश किए देते हैं। वो क्या है जी? जुनैद मियां, हमने घर बैठ के ये तजुर्बा भी किया, बल्कि ये कामयाब तजुर्बा भी किया कि माचिस की तीली को अगर सर से मसाला उतार दिया जाए तो वो टूथपिक भी बन जाती है। अच्छा। जिस तरह आपके गौरी साहब के सर से हैट उतार दिया जाए तो ये चिक चिक बन जाती है। जी इसमें कौम का क्या फायदा है? जुनैद मियां, आपको शायद मालूम नहीं कि माचिस सिर्फ 5 रुपए की आती है और टूथपिक की डिबिया 70 रुपए की। हमने आइसोलेशन में बैठ के घर बैठे बैठे कौम के 65 रुपए बचाए। शाह जी थोड़ी सी मजीद मेहनत करते, कैलकुलेशन करते, वो जो ऊपर से मसाला उतारा था आपने उसका कोई इस्तेमाल सोच लेते, मजीद बचत हो जाती। हाँ जुनैद साहब सही कह रहे हो। वो जो तीलियां दा मसाला लाया ना, ओदा भी कौम नूं फायदा हो सकता। वैसे कैसे? वो जो चिचड़ बनाने वाले ना, उन्होंने वेच दियो मसाला। जुनैद मियां, आपके इन दानिश्वरों की इन्हीं हरकतों की वजह से हम मज़ाहिया प्रोग्राम में आने से गुरेजा रहते हैं। चले ठीक है शाह जी, आपकी मर्जी। आप फिर कामरान खान शो में चले जाया करें। और ना यार तेरी मेहरबानी, खान साहब ने तो कोई लाफ्टर भी नहीं लेन देना। इंडिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो माफियाज और कार्टेल हैं, इनको अगर तोड़ दिया जाए ना तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहीं से कहीं जा सकती है। उसकी जो कॉस्ट है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, वो आसमान से जमीन पर आ सकते हैं। अच्छा भाईजान, जब से ये कोरोना की वबा आई है, एक बात पे बड़ी शद्दोमत के साथ बहस हो रही है कि लॉकडाउन, कर्फ्यू कितने दर्जे, और इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है, और इंसानी जान कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना लॉकडाउन किया जाए, कैसे किया जाए। तो एक बात तो बड़ी हमें मतलब उस पर यकसुई होनी चाहिए, वो ये है कि ये एक ऐसे वक्त में वबा ने हमें आन ली है जब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका जो, जिसको कहा जाता है कि इकोनॉमी का महवर मरकज जो है, वो हर मुल्क का अपना अपना होता है। हमारी जो इकोनॉमी है उसका महवर मरकज जो है वो गंदम की कटाई होती है। सारी हमारी इकोनॉमी का पहिया उसके गिर्द घूमता है जब गंदम की कटाई हो रही होती है, और गंदम की कटाई हमारे सरों पे आ गई है। ठीक, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि गंदम की कटाई हो रही हो और हमारी इकोनॉमी का पहिया पहले से रुका हुआ हो। इसलिए हमें कुछ जो इकदामात हैं, जाहिर है कि वो इकदामात जब उठाएंगे तो हुकूमत हमसे बेहतर पोजीशन में है कुछ फैसले लेने के हवाले से, तो वो तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करेगी जो की जानी चाहिए। लेकिन अब बहरहाल अब जो है कि वक्त गुजरता जा रहा है, तो अब हमें उसके असरात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो इकोनॉमी पर असरात हैं, बेरोजगारी के हवाले से, दीगर मुश्किलात के हवाले से, वो नजर आना शुरू हो गए। तो अब थोड़ा थोड़ा साथ आपको अपनी इकोनॉमी को भी ओपन अप करना चाहिए, करना पड़ेगा। इस हवाले से ये जो हम सुन रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से एक पैकेज है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है भाईजान कि अगर आप अपनी पूरी इकोनॉमी को एक पूरा घुमाना चाहते हैं ना एक झटके में, तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। इस पर बच्चे को पता है, बार बार वजीर आजम भी कहते हैं कि जी 40 इंडस्ट्रीज इससे चलती हैं जब आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है। तो मेरी अर्ज ये है कि अगर आप वाकई सीरियस हैं कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट देना चाहते हैं, मैं अगले रोज ये पंजाब के वजीर इंडस्ट्रीज जो हैं मियां असलम इकबाल, इनकी गुफ्तगू सुन के हैरान रह गया। इन्होंने कहा कि यार कोई भी हुकूमत अगर सीरियस है, अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये सीरियस है, तो फिर इसमें कोई तखीर नहीं होनी चाहिए कि बुनियादी तौर पे जो करने का काम है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो माफियाज हैं, जो कार्टेल हैं, हमें दीगर इंडस्ट्रीज में तो बड़े नजर आते हैं इसलिए कि उसमें चस्का मौजूद है, उसमें एक नजर आता है, खबरियत हमारे लिए अहम है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो माफियाज और कार्टेल हैं,
इनको अगर तोड़ दिया जाए ना तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहीं से कहीं जा सकती है। उसकी जो कॉस्ट है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, वो आसमान से जमीन पर आ सकते हैं। मैंने जब जरा डिटेल सुनी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। देखो दुनिया में तुम हैरान रह जाओगे यार कि ये जो मतलब सीमेंट पाकिस्तान का एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। अब सीमेंट की एक बोरी जो बिक रही है, जो उसका फैक्ट्री रेट है वो 490 रुपए है, यानी फैक्ट्री से वो 490 रुपए में बाहर जा रही है। हाँ जी। उस पर फैक्ट्री की अपनी लागत कितनी आती है, डू यू नो? मैक्सिमम सारे अखराजात डाल के 100 रुपया। अब 100 रुपया वो यानी खर्च करके 490 रुपए में, ये माफिया में कहूंगा ना, और क्या है, ये कार्टेल नहीं तो और क्या है, 490 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। तुम सुन के मजीद हैरान रह जाओगे कि उसमें जो मेन उसका इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट का, वो लाइमस्टोन होता है। ठीक है, ये लाइमस्टोन जो सीमेंट फैक्ट्री के मालकान है जब ये हासिल करते हैं तो ये जाहिर है हुकूमत से हासिल करते हैं ना, हुकूमत की जमीन से लाइमस्टोन निकालते हैं ना, तो हुकूमत को कितना देते हैं पैसा? कितना सर? कितना? 1 टन के एवज 120 रुपए, यानी 20 बोरियां सीमेंट बनता है ना जिस लाइमस्टोन से, हुकूमत को उसके एवज सिर्फ 120 रुपए मिलते हैं। इसी तरह रेत माफिया है जिसका हम एक दफा जिक्र भी कर चुके हैं, 4000 रुपए की ट्रॉली मिलती है। आप अगर रेत की ट्रॉली खरीदे तो 4000 रुपए की मिलती है, ठीक है। हुकूमत को कितना मिलता है? वो तो सारी की सारी रेत जो है हुकूमत की है ना, सरकारी जमीन से उठा के आप तक पहुंचाते हैं, लेबर है, ट्रांसपोर्टेशन है। यानी रेत बेचने वाले ने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ना की, उसने अपनी कोई फैक्ट्री में तो रेत नहीं बनाई ना, सरकार की रेत उठा के आप तक पहुंचाई है, ट्रांसपोर्टेशन प्लस लेबर, ठीक है। तो वो आपको दे रहा है 4000 रुपए की, हुकूमत को खजाने में जमा करा रहा है 150 रुपए। Would you believe it? 4000 रुपए की रेत सरकारी खजाने में 150 रुपए। यार इस माफिया को तो बंदा माफिया ही मांग ले। समझ नहीं आती, गवर्नमेंट को भी नहीं दे रहे पैसे, वो रेत वाले घर भी नहीं दे रहा, ट्रॉली वाले पैसे, तो पैसे जा किधर रहे? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ ना। नहीं तो घर क्यों नहीं जा रहे, तुम्हें कैसे पता है? वो मेरे साथ वाला घर है वो ट्रॉली वाले का। यानी एक ट्राली वाले का रटा जेड़ा पूरे माफिया ते खिलार देता है। अच्छा, दूसरा तुम देखो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो एक बड़ा इंग्रेडिएंट है जो लाजमी, वो ईंटें हैं। 11,000 रुपए की 1000 ईंटें, ठीक है, 11। इस पे अब तमाम उस पे भट्टे वाले के प्रॉफिट भी शामिल कर लो ना, मैक्सिमम 7000 रुपया बनता है। कोई इनसे पूछने वाला नहीं कि ये 11,000 पे जंप कैसे करके चली गई है ईंट आपकी, कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा, फिर तुम देखो कि ईंटों के भट्टे में मेन जो उनका जो खर्चा होता है वो ये कहते हैं कि जी हमारा कोयले पे आता है, ठीक है। अब फर्ज कर लो कि कोयला एक ट्रक का जो वो बेचते हैं, एक ट्रक कोयला जो है वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। हुकूमत को कितना मिलता है उसमें से? 2000 रुपए। अंदाजा करो, ये मैं प्रोपोर्शन बता रहा हूं यार। हम अंधे हैं क्या है, बहरे हैं? हुकूमत को किस तरह सब सारा काम हुकूमत का, सारा मतलब सारी चीजें हुकूमत की, तो ये लोग मुफ्त में लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि कंस्ट्रक्शन की जो प्राइस है वो तो खुद आसमान पे जाएगी ना। नहीं तो जो कोयले की कान लेते हैं, खरीद लेते हैं, गवर्नमेंट से होती है, गवर्नमेंट से खरीदते हैं ना, तो आगे वो चमाचम पैसे जो मर्जी करे, कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने सब लोगों ने कार्टल्स बनाए होते हैं इसी तरह के, और वो फिर अपनी मर्जी करते हैं। भट्टे वालों ने अपना कार्टल बनाया हुआ है, सीमेंट वालों ने अपना बनाया हुआ है, रेत वालों रेत, इसीलिए तो इनको माफियाज और कार्टल कहा जाता है। और क्या होता है कार्टल, ये माफिया, और क्या होता है? मिल के अवाम की चमड़ी जो है वो उतारते हैं। गोगे इस माफिया के खिलाफ आवाज चुक, उठा आवाज, तू मकान बनाना है, मैं तो बना बैठा। तो बने बनाया ले लेंगे, कोई गल नहीं। यार वैसे जुनैद, ये जो कंस्ट्रक्शन है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं। बहुत बड़ा गवर्नमेंट बहुत से प्रोजेक्ट तैयार करवा रही होती है, बिल्डिंगें क्या, दफातर क्या, पुल, सड़कें, हाँ जी। ये कम से कम सबसे पहला कदम गवर्नमेंट ये तो उठा सकती है कि हमारे प्रोजेक्ट जो हैं उसमें जो खास तौर पे गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, मतलब ये कोयला बता रहे हो गवर्नमेंट दा है, रेत गवर्नमेंट दी, सीमेंट गवर्नमेंट का, लाइमस्टोन, यस। तो गवर्नमेंट ये तो कहे कि भाई जो सरकारी प्रोजेक्ट हैं उनको ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो गवर्नमेंट के ही हैं उसमें रेट वही लगेगा जो गवर्नमेंट को देते हो आप। बहुत जबरदस्त बात है ये है असल में बात करने वाली, कि टू स्टार्ट विद ये तो किया जा सकता है कि जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तो उनसे तो शुरू किया जाए ना।
ताकि आवाम को रिलीफ तो मिल सके। अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए का है, अगर इस पर अमल कर लिया जाए जो आप फरमा रहे हो तो 70 लाख में आ जाएगा, डायरेक्टली 70 लाख में आ जाएगा। लजी अगर इस पे अमल हो गया ना तो मेरा एक पट्ठे वाला दोस्त है सरफराज, उन्हें मैंने बड़ा जलील कर। अच्छा, एक दूसरा बड़ा जबरदस्त काम ये करने वाला है जिससे अचानक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकता है, वो ये कि मुख्तलिफ बड़े शहरों में जो अथॉरिटीज बनी हुई हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनी हुई हैं मुख्तलिफ शहरों के लिए जी। आपने अक्सर देखा होगा कि इन अथॉरिटीज में जो कमर्शियल प्लॉट है वो बरस से खाली पड़े हुए हैं। वो इसलिए खाली पड़े हुए हैं कि अथॉरिटीज कहती हैं मालकान से कि जी इसका जो कमर्शलाइजेशन की फी है या जिस नाम पर भी आप शुरू करना चाहते हैं 20% उसका पहले जमा करवाएं। ठीक है, अब वही बात आ जाती है कि ना नौमन तेल होता है ना राधा नाचती है। ठीक है, वो ये होता है कि अगर हमें 6 महीने पहले आप बता देते ना तो थैले की तेल की दुकान थी। अच्छा, नौमन तेल हो तो ले लेना ही, राधा नचा लेनी सी। अच्छा, तुम कहने लगे 6 महीने पहले थैला खुद नाच लेता था। अजीजी सुना है राधा डांस अच्छा करती थी, वैसे बेचारी मेरी जैसी थी। चलो फिर तेल बचा लो। नहीं, मेरी बात सुनो, वो होता ये है कि वो पैसे इतने होते नहीं है, 20% करोड़ों के अरबों रुपए मालियत के प्लॉट होते हैं, तो वो 20% पहले जमा नहीं करवाया जाता। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि यही जो 20% या जितनी भी आप रकम बढ़ा लें, बेशक आप 25% कर लें, वो आप कंस्ट्रक्शन के बाद सालाना बुनियादों पे इंस्टॉलमेंट में लेना शुरू कर दें। इससे ये होगा कि अचानक तामीरात जो है वो शुरू हो जाएंगी, कई रुकी हुई तामीरात जो है वो शुरू हो जाएंगी, तो बरसा रुकी हुई। आपको अक्सर नजर आता है, हमारे MM आलम रोड पे आप देख लो लाहौर में, कभी आप गौर करें आपको खाली नजर आते हैं प्लॉट वहां पे, बहुत सारे प्लॉट खाली। हाँ, मैं समझता था पता नहीं इधर मोटरसाइकिल खड़ी करनी है इन्होंने। अच्छा, एक और काम करने का किया जा सकता है कि जिन लोगों के पास 5-5 मरले के खाली प्लॉट पड़े हुए हैं ना, हुकूमत, मैं नहीं कि 5 मरले से ऊपर नहीं जाना चाहिए वरना फिर लूटमार शुरू हो जाएगी। 5 मरले का जिस बंदे के पास प्लॉट पड़ा हुआ है ना, हुकूमत उसको कोई 5-7% सूद पे ये काम करके दे सकती है, या बिला सूद कर ले तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके जितनी भी प्लॉट की कीमत है 5 मरले की, उससे निस्फ जो है उसको कर्जा दे दे। 2 घंटे इस बंदे के पास बैठे ना तो लगता है पाकिस्तान सिंगापुर बन गया। बन सकता है मेरे भाई, बन सकता है। या तो कुछ चैलेंज करो ना कि जी आपके फैक्ट्स गलत है, या तो, लेकिन बन सकता है। और गुल किसी तरह बनते हैं ना, बन सकता है। दुनिया अमीर को सुनता तो दफा करे दुनिया। अच्छा, चलते चलते अच्छा चलते चलते सिर्फ एक मैं तजवीज देना चाहता हूं, बल्कि मैंने वजीर आजम के भी गोश गुजार की है। ये हमारी इकोनॉमी जो है वो अब बहुत ज्यादा इनसार करने लग गई है। यानी अगर आप पूरा अपनी इकोनॉमी का वॉल्यूम देखें, ये अफगान ट्रांजिट पे वो बॉर्डर बंद है, खैर है वो इसके कोरोना की वजह से बंद है। उसके खोलने के लिए एक स्टेप जो उठाया जा सकता है फौरी तौर पे वो ये है कि वैसे तो अफगानिस्तान में हमारी निस्बत कम है, कोरोना ना होने के बराबर है वहां पे, ठीक है, लेकिन वो अगर एहतियात आपने बालाए ताक नहीं रखनी, आपने उसको मरूज़ खातिर रखना है, तो एक काम ये किया जा सकता है कि एक जो ट्रॉलर है, ज़ाहिर है कंपनीज तो एक ही होती है ना, कि बॉर्डर तक जो है वो ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो पाकिस्तानी हो, आगे से जो दूसरे बॉर्डर के पार जो ट्रक लेके जाए वो अफगान ड्राइवर हो, अफगान कंडक्टर हो, अफगान स्टाफ हो, उसके हवाले कर दिया जाए। इसी तरह जब वो वापस आए तो वो बॉर्डर पर छोड़ दे, पाकिस्तानी स्टाफ जो है वो उसको टेक ओवर कर ले। इस तरह लोगों का आना जाना नहीं होगा, ट्रकों का आना जाना होगा, बड़ी आसानी के साथ। ये कोरोना फैल सकता है। नहीं, सामान के जरिए नहीं अभी तक फैल रहा, लोगों के जरिए ही फैल रहा। सामान को तो आप डिसइंफेक्ट भी कर सकते हो ना, फ्यूमिगेशन के जरिए। चलो यार बना लो सिंगापुर, मुझे क्या एतराज। नाक फीनी करनी पड़ेगी सबको। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। डिलीवरी दूध की आपको दुकान पे आती है, भैंस से आपने किस वक्त बात कर ली? पुत्र गुफ्तगू भैंस की हो रही है, तुम ना बीच में बोल। अब बकरी तो भैंस हो गए तो बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, बड़े बड़े स्टोर्स और मुख्तलिफ स्वीट शॉप्स की चेन खुलने के बावजूद आज भी आवाम की एक बड़ी तादाद दूध, दही, बल्कि मिठाइयों की खरीद के लिए गली मोहल्लों के हलवाइयों का रुख करती है। आज हमारे कटहरे में खड़ा है एक ऐसा ही हलवाई। खैर खैर खैर, सारी जिंदगी खिदमत की या मलेदारों की, सारी जिंदगी सब जानते हैं अशरफ जैसी मठियाई कोई नहीं बनाता। बर्फी तो जुनैद साहब आले दुआले 3, 4, 5, 6
शहरों पिंडों में मशहूर है अपनी। जी जी। ऐसी बर्फी मुंह च रखन तो पहले ही खुर जाती। वो कौन सी अच्छी है जो मुंह में रखने से पहले ही खुर जाती? वो आपको खालस बर्फी की क्वालिटी बता रहा हूँ। बर्फी की गल कर रहे हैं कि मरी की बर्फ की गल कर रहे हैं? ओ यार, ओ तीग पुत्री, तुम तो खाते रहते हो दूध दही, मेरे नाल ये रंग रूप चढ़े नहीं। अच्छा, सबसे पहले दूध की बात कर लेते। करो बिस्मिल्लाह। सारी जिंदगी चुआवा दूध बेचे है। कौन सा चुआवा दूध? है जरा चोने। लेकिन इसकी मिठाई नहीं बनाते, मिठाई तुम पाउडर वाले दूध की बनाते हो। ना जुनायद साहब, ना नहीं तो ना सही। सारी जिंदगी। ठीक है, जाओ जाओ वापस ला जाओ। नहीं पुत्री, मुंडे का प्यो लगन दिया तू। वो नहीं पुत्री, इनको बताओ कभी मिलावट वाला या पाउडर वाला दूध नहीं खरीदा और ना ही इस्तेमाल किया मिठाई वगैरह जात में। सारी जिंदगी भैंस के साथ बात की है, उसी से जाके दूध ले। पहलवान जी, सारा दिन आप दुकान पे होते हो, डिलीवरी दूध की आपको दुकान पे आती है, भैंस से आपने किस वक्त बात कर ली? पुत्र, गुफ्तगू भैंस की हो रही है, तुम ना बीच में बोल। अब बकरी ते बहस हो गए थे, बिस्मिल्लाह। मैं जुनैद साहब आपको बता रहा हूँ, सारी जिंदगी चुआवा और खालस दूध खुद भैंसे रखी हैं। अब चूंकि तेरा काम भर गया है और दूध कम पड़ जाता है, इसलिए अपने 2-3 कजन भैन भरा उन्होंने भी भैंसे रखी हुई हैं। अपनी आंखों के सामने चुआवा दूध खूब चुंदा, लगता बलोची डांस करन दे। मैंने तो लगता है पेचा लगा है। एक गल और याद रखें कि जब तक खालिस चीजें नहीं डालेंगे, बर्फी की ऐसी मशहूरी नहीं हो सकती। कौन सी खालिस चीजें यार? तुम रंग जो डालते हो वो फूड कलर नहीं डालते, केमिकल्स वाले रंग डाल देते हो तुम लोग। वो जुनैद साहब, मठियाई नु रंग देना केड़ा तंबी कुर्ते नु देना है? बाबूजी ने काबू नहीं जाना तो सवाल। रंग डाल दो, तंबी कुर्ते को जो मर्जी रंग डाल दो, कम से कम फूड कलर उसमें तो डालो मिठाई में। बच्चों ने खाना अंदरों केड़ा मठियाई जाके नजर आउंदी हुंदी। महीने महीने वही मिठाई पड़ी रहती है, बासी हो जाती है, वही बेचते रहते हो। तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं ना, गाहकों का कसूर है। छेती ला जान, छेती मुक जावे। अच्छी बनाओ, छेती ले जाए। वो जुनैद साहब, अब अच्छा पैड़ा कौन देखता है, बस जिदा नाम बन जावे। सारी जिंदगी देसी घ्यो इस्तेमाल किया है, यकीन मनो खालिस सुथरा 100% पक्का। वालिद साहब ऐसा गुर सिखा गए हुए हैं। वालिद साहब का निकाला हुआ देसी घ्यो तो ऐसा मशहूर था, जारा मरूम पहलवान अल्लाह बख्शे, वालिद साहब के देसी घ्यो खा खा के पहलवान हुआ है पट। ये वालिद साहब के देसी घ्यो की वजह से था, और उसके पट पे को भूण नहीं थे लड़े। और भाई वो वर्जिश करता सी, नाल मेहनत करता सी, इसलिए तगड़ा था। वो मेहनत तो पांडी भी बड़ी करता है, ओदा हुंदा ही ऐडा पाट। ये मेहनत नहीं, ये वालिद साहब का क्यों बोल रहा है? अब्बा जी नहीं बोल रहे, क्यों बोल रहे हैं? जुनैद जी, देसी खालिस क्यों मशहूर था वालिद साहब का, और हमने भी अल्लाह के फजल से वालिद साहब के मगर ही सारी जिंदगी गुजारी है। आज भी मठियाई उसी कढ़ाई में बना रहे हैं जिसमें वालिद साहब देसी घ्यो निकालते थे। बस करो, हो सकता है तुम उसी कढ़ाई में बनाते हो, और हो सकता है कि वालिद साहब देसी घी इस्तेमाल करते हो। ऐसा देसी घ्यो सारी कढ़ाई मांझ के 6 महीने धुपे रखी है, घ्यो की खुशबू नहीं उसमें से गई। बस बुजुर्गों की खुशबू के सर पे ही चल रहे हो तुम तो। देसी घी दूर की बात है, बनस्पति घी नहीं इस्तेमाल करते, गंदा सड़ा हुआ तेल इस्तेमाल करते हो। सुन रहे हो, गंदा सड़े। वो मिठाई की गल हो रही है, घ्यो की गल हो रही है। सवाल का जवाब दो। पंजाब फूड अथॉरिटी वालों ने तुम पे पाबंदी लगाई हुई है कि दुकान के अंदर एसी होना चाहिए, हिफ्जाने सेहत के मुताबिक आपकी दुकान के अंदर का माहौल होना चाहिए। ओ मुर्शद बाबा, खैर केरा एसी हलवाई दी दुकान है या दंदां वाले डॉक्टर दी दुकान है? क्या बात हुई यार? मेरा मतलब है कद नहीं एसी ला दईए, कोई दही नू गर्मी लगन दई। दही गर्मी दूर करता है, उसे खुद गर्मी नहीं लगती। ऐडी ऐडी मोटी मलाई होती है मेरे दही पे, रब जानता मेरे कूंडे तो मलाई लाओ तो लगता है बच्चे तो रजाई लाई। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, तस्वीरों और वीडियोस के सेगमेंट में जाहिर है कि इससे हम मुफर इख्तियार नहीं कर सकते। पहली तस्वीर जो है वो कोरोना रिलेटेड है।
आजकल माँ बाप को बच्चों को घरों में रोकने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। दुनिया में आपने मुख्तलिफ बारबेक्यू स्टाइल्स देखे होंगे, लेकिन ये एक अनोखा ही अंदाज है। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल, और आज की अच्छी बात ये कि बहुत मजबूत दिखाई देने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग भूल जाते हैं कि आपको भी तसल्ली की जरूरत हो सकती है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।